हेलो साथियों, वेलकम टू क्रैक जॉब्स। तो आज हम टेस्ट करने वाले हैं। जितने भी चैप्टर हमने अभी तक पढ़े हैं उसको हम एक बार रिवीजन करेंगे, उसको हम टेस्ट करेंगे कि कितना आपको आ रहा है। तो चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। पहले हम पिछली क्लास में औसत को पढ़ रहे थे, तो उसमें 2-3 क्वेश्चन बचा है, उसको पहले हम आज खत्म कर देंगे, उसके बाद हम टेस्ट पे आएंगे। तो चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। तो चलिए हम आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है 13 संख्याओं का औसत 68 है। यदि प्रत्येक संख्या को 4 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा? बताइए इसको। चलिए देखिए, दिया है 13 संख्याओं का औसत कितना है? 68 है। आगे है कि प्रत्येक संख्या को 4 से गुणा किया जाए। तो प्रत्येक संख्या में 4 से गुणा किया जाए, तो अगर हम औसत में गुणा कर देंगे तो प्रत्येक संख्या में भी गुणा हो जाता है। यदि हम औसत में गुणा कर दें तो वह प्रत्येक संख्या में गुणा हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम 68 में 68 क्या है? औसत है, उसमें हम 4 का गुणा कर देंगे। तो 8 चौका 32 का 2 कैरी 3, 4 छंग 24, 24 3 27। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 272। तो हमारा आंसर आ गया 272। जो नया औसत है वो कितना है? 272 है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है 7 संख्याओं का औसत 33 है। यदि प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा किया जाए और 3 जोड़ा जाए तो संख्याओं के नए सेट का औसत क्या होगा? बताइए इसको कितना आ रहा है? चलिए देखिए, तो दिया गया है 7 संख्याओं का औसत कितना है? तो 33 है। कितना है? 33 है। आगे दिया है यदि प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा किया जाए और 3 जोड़ा जाए। प्रत्येक संख्या में गुणा किया जाए और जोड़ा जाए, अगर हम उसके औसत में गुणा कर देंगे और जोड़ देंगे तब भी हमारा उत्तर वही आएगा, तब भी हमारा आंसर वही आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम औसत में गुणा कर देंगे और जोड़ देंगे। तो 33 में क्या है? 3 को 3 से गुणा करना है, तो 3 से गुणा करना है तो 33 या 99। और उसके बाद है 3 को जोड़ा जाए, तो 3 को जोड़ देंगे तो कितना होगा? 9 3 12 2 और 9 1 10। तो कितना आ गया? 102 आ गया। यही 102 क्या है? हमारा आंसर है। यही 102 क्या है? हमारा आंसर है। इतना आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हमारा औसत जो है यहीं पे समाप्त होता है। तो उम्मीद है कि आप औसत को अच्छे से पढ़े होंगे और समझे होंगे कि औसत क्या होता है और औसत को हम कैसे निकालते हैं। तो चलिए हम टेस्ट की शुरुआत करते हैं और उसके बाद टेस्ट का क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए चलिए तो टेस्ट का पहला क्वेश्चन देखिए। तो दिया गया है 53,829
और इसका पावर 1237 का इकाई अंक ज्ञात करें। तो दिया गया है 53 और 829 का पावर है कितना, 1237। इसका बताना क्या है, इकाई अंक। बताइए इसको, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए देखिए, तो इकाई अंक निकालते समय हम किस पे ध्यान देते हैं, तो इकाई अंक देते हैं। इकाई अंक क्या है, 9 है। तो 9 के पहले जितनी भी संख्याएं हैं उससे हमसे कोई मतलब नहीं होता है। तो मतलब हमको किससे है, तो हमको 9 से है। 9 का पावर 1237 से है। अब हमको इसका इकाई अंक बताना है। तो हमने आपको बताया था, अगर 9 का घात सम संख्या है तो इकाई अंक 1 आएगा। अगर 9 का घात विषम संख्या है तो इकाई अंक 9 आएगा। इतना हमने आपको बताया था। तो आप देखिए यहां पे इकाई अंक सम है कि विषम है, तो क्या है, यहां पे विषम है, तो इकाई अंक कितना आएगा, तो 9 आएगा। तो हमारा आंसर कितना है, 9 है। हमारा आंसर कितना है, 9 है। इसको आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है 324 का घाते 888 प्लस 535 का घाते 888 का इकाई अंक ज्ञात करें। करिए, इसको बताइए कितना आ रहा है। चलिए देखिए, तो दिया गया है 324 का घाते 888 और प्लस में 535 का घाते 888। तो हमको इकाई अंक से मतलब है, किससे मतलब है, इकाई अंक से। यहां पे 4 है, यहां पे 5 है। हमको इसके पहले का जितने भी अंक है उससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। इतना आप समझ गए होंगे। तो 4 का यहां पे इकाई अंक क्या है, 4 है। तो हमने 4 के लिए आपको बताया था, अगर 4 का घात सम संख्या है, अगर 4 का घात सम संख्या है तो इकाई अंक कितना आएगा, 6 आएगा। अगर 4 का पावर विषम संख्या है तो इकाई अंक कितना आएगा, तो 4 आएगा। इतना हमने आपको बताया था। तो यहां पे 4 का पावर क्या है, यहां पे 4 का पावर सम संख्या है, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, तो इसका इकाई अंक 6 होगा। बीच में प्लस है तो प्लस कर देंगे। यहां पे क्या है, इकाई अंक 5 है। तो हमने आपको बताया था कि अगर इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 हो तो इकाई अंक वही संख्या होती है। तो यहां पे इकाई अंक क्या है, 5 है, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 5 ही होगा। इकाई अंक कितना होगा, 5 ही होगा। अब इसको जोड़ देंगे तो 6, 5, 11। यही 11 हमारा क्या है, आंसर है। यही 11 क्या है, आंसर है। तो इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है 276 प्लस 633 प्लस 375 प्लस 662 को अगर 15 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। करिए, इसको बताइए। ये सब हमने आपको पढ़ा दिया है, उसी का आज यहां पे टेस्ट है और उसको आप रिवीजन भी कर सकते हैं।
चलिए देखिए, तो दिया गया है 276 प्लस और 633 प्लस 375 प्लस 462 और इसको भाग दिया जाए किससे? 15 से। तो भाग देंगे 15 से। हमको बताना क्या है? इसका शेषफल बताना है। करिए इसको, बताइए। चलिए देखिए, तो 15 से हम भाग देंगे, यहां पे क्या है? 76 है, तो कितनी बार आ जाएगा? 15 पचे 75। तो 75 से कितना बड़ा है? तो एक बड़ा है, यहां पे प्लस का 1। यहां पे क्या है? 33 है, तो 15 दूनी 30। तो 30 से एक कितना बड़ा है? तो 3 बड़ा है, तो यहां पे प्लस का 3। 15 से 15 पचे 75, तो शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। 15 से करेंगे तो 15 3 45, 15 चौका 60, तो 60 से कितना बड़ा है? तो ये 2 बड़ा है। अब इसको यहां पे रख देंगे 1 प्लस में 3 प्लस में 0 और प्लस में 2, तो 3 1 4 और प्लस में 2 बराबर 6। तो इसका शेषफल क्या आ गया? 6 आ गया। इसका शेषफल क्या आ गया? 6 आ गया। तो इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है 13/14 और पावर में 200 का शेषफल बताइए। करिए इसको। चलिए देखिए, तो दिया गया है 13/14, इसका पावर कितना है? 200 है। इसको क्या बताना है? शेषफल बताना है। तो ये 14 से कितना छोटा है? तो एक छोटा है, तो यहां पे इसका शेषफल क्या आया? माइनस का 1 आया। शेषफल क्या आएगा? माइनस का 1 आएगा। तो यहां पे क्या है? पावर क्या है? सम संख्या है। पावर क्या है? सम संख्या है। तो हमने बताया था अगर -1 का पावर सम संख्या है तो वह प्लस हो जाता है, वह प्लस का 1 हो जाता है। तो इसका शेषफल कितना आएगा? प्लस का 1। तो यही हमारा क्या है? आंसर है। यही हमारा क्या है? आंसर है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है 140 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। बताइए कितना आ रहा है? चलिए देखिए 140, तो सबसे पहले इसको हम फैक्टर में तोड़ देंगे। तो कैसे तोड़ेंगे? 2 से करिए, 2 फते 14 0, उसके बाद 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, उसके बाद 5 से 5 फते 35, उसके बाद 7 से 7 एकम 7। तो 2 कितनी बार आया है? 2 बार आया है। 5 कितनी बार आया है? तो 1 बार आया है। 7 कितनी बार आया है? तो 1 बार आया है। हमको बताना क्या है? हमको सभी गुणनखंडों का योग बताना है। तो करते हैं क्या? तो उसके बाद हम यहां पे लिखेंगे 2 का पावर 0। हम यहां पे सभी गुणनखंडों का योग निकालने के लिए तो हम 0 से पावर जो है उसका 0 से शुरू करते हैं। तो 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2। तो यह कहां तक है? 2 का पावर 2 तक है। तो इसको कर देंगे गुणे 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1, उसके बाद 7 का पावर 0 और 7 का पावर 1।
इतना हम कर देंगे। तो आगे देखिए, तो 2 का पावर 0 का मतलब 1, 2 का पावर 1 का मतलब 2, 2 का पावर 2 का मतलब 4। यहां पे 5 का पावर 0 का मतलब 1, 5 का पावर 1 का मतलब 5। यहां पे 7 का पावर 0 मतलब 1 और 7। अब 4 2 6 1 7, 7 गुणे 5 1 6 गुणे 7 1 8, 8 6 48, 48 गुणे 7, तो 48 गुणे 7, 8 फते 56 6 कैरी 5, 7 चौक 28, 28 5 33, तो कितना आ गया 336। यही 336 क्या है हमारा आंसर है। यही हमारा क्या है आंसर है। तो आप इसको भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है 120 के गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंड की संख्या का योग ज्ञात कीजिए। करिए इसको। चलिए देखिए, तो दिया है 120। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम फैक्टर कर देंगे। तो 2 से करेंगे, 2 6 12, उसके बाद 2 से 2 3 6, उसके बाद 2 से 15 बार में, उसके बाद 3 से 5 बार में, उसके बाद 5 से 1 बार में। तो कितना आ गया, 2 कितनी बार है, तो 2 3 बार है। उसके बाद गुणे 3 कितनी बार है, तो 1 बार है। उसके बाद 5 कितनी बार है, तो 1 बार है। इतना आप इसको समझ गए होंगे। तो सबसे पहले हमको बताना क्या है, सभी गुणनखंडों का योग। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे 2 का पावर 3 है, तो हम शुरू कहां से करेंगे, 2 की पावर 0 से। तो यहाँ पे करिए 2 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 3। ये 3 तक है, तो हम इसको 3 तक करेंगे। उसके बाद गुणे, उसके बाद 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1, उसके बाद 5 का, तो 5 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 1। इतना आप इसको समझ गए होंगे। 2 के पावर 0 का मतलब 1, 2 के पावर 1 का मतलब 2, 2 के पावर 2 का मतलब 4, 2 के पावर 3 का मतलब 8। इतना आप समझ गए होंगे। फिर उसके बाद 3 का पावर 0 मतलब 1 और यहां पे 3, 5 का पावर 0 मतलब 1 और यहां पे 5। अब इसको जोड़ देंगे, 2 1 3, 4 3 7, 8 7 15, 15 गुणे 3 1 4, 5 1 6। तो यहां पे 4 6 24 और 24 गुणे 15, 24 गुणे में 15, 5 चौक 20 का 0 कैरी 2, 5 दूनी 10 2 12, 1 चौके 4, 1 2 2, 6 और 1 कितना आ गया, यहां पे आ गया 360। तो हमारा जो पहला आंसर है वो कितना है, 360 है। इसको आप इतना समझ गए होंगे कि सभी गुणनखंडों का योग कितना है, 360 है। इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे हमको बताना है सम गुणनखंडों की संख्या। तो चलिए इसको हम मिटा रहे हैं। आगे है सम गुणनखंडों की संख्या। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पे क्या है, 2 का पावर 3 है। तो जो सबसे पहला वाला होता है उसको हम, जो 2 की पावर में होता है उसको हम 2 की पावर 1 से स्टार्ट करते हैं, उसको हम 2 के पावर 0 से स्टार्ट नहीं करते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 3 इंटू उसके बाद 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1। बाकी सब में हम 3 का पावर 0 से स्टार्ट करेंगे। यहां पे 5 का पावर 0 और प्लस 5 का पावर 1। इतना आप इसको समझ गए होंगे। तो उसके बाद
2 के पावर 1 का मतलब 2, उसके बाद 4, उसके बाद 8। यहां पे 1 और प्लस में 3, यहां पे 1 और प्लस में 5। 3 का पावर 0 मतलब 1, और 3 का पावर 1 का मतलब 3, और 5 का पावर 0 का मतलब 1, और 5 का पावर 1 का मतलब 5। इतना आप समझ गए होंगे। तो 8 4 12, 12 2 14, गुणे 3 1 4, 5 1 6, तो कितना आएगा? 6 4 24, 24 और गुणे में 14, 4 चौक 16, 6 कैरी 1, 4 दूनी 8 1 9, 1 चौके 4, 1 दुआई 2, 6 9 4 13 और 3, कितना आ गया? 336। कितना आ गया? 336। ये हमारा दूसरा आंसर है। ये क्या है? सम गुणनखंडों की संख्या। ये है सम गुणनखंडों की संख्या। इसको आप समझ गए होंगे कि सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकाला जाता है। तो आगे है विषम गुणनखंडों की संख्या का योग। तो चलिए उसको भी देख लीजिए। इसको हम हटा रहे हैं। तो आगे है विषम गुणनखंडों की संख्या का योग। तो इसमें विषम में हम क्या करते हैं? हम इस पूरे 2 को लेते ही नहीं है। हम 2 को लेते ही नहीं, हम उसके बाद जो संख्या है हम उससे शुरू करते हैं। तो 2 को हम नहीं लेंगे। तो 3 से 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1 गुणे 5 का पावर 0 और प्लस में 5 का पावर 1। तो 3 का पावर 0 का मतलब 1, और यहां पे 3, यहां पे 1 और प्लस में 5। तो 3 1 4 गुणे 5 1 6, तो 4 6 24। तो तीसरा आंसर हमारा क्या आ गया? 24। ये क्या है? विषम गुणनखंडों की संख्या का योग। इतना आप इसको समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बताइए इसका कितना आएगा? चलिए देखिए। तो दिया गया है 4.00 और 75 ऊपर में बार। इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे इसको? उसको देखिए। यहां पे 4 है तो 4 दशमलव के स्थान पे प्लस लिख देंगे। उसके बाद 00 75 के ऊपर बार। यहां पे बार कितने अंक के ऊपर है? 2 अंक के ऊपर है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे? 4 प्लस इस पूरी संख्या को लिखेंगे 00 और 75। उसके बाद जिसके ऊपर बार नहीं है उसको हम माइनस कर देंगे, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको हम माइनस कर देंगे। तो -00 बटे में क्या होगा? जितनी संख्या के ऊपर बार है उतना 9 आता है। जितनी संख्या के ऊपर बार होता है उतना नीचे 9 आता है, और जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं होता है उतना 0 आता है, उतना 0 आता है। तो यहां पे 2 संख्या के ऊपर बार नहीं है तो 2 0। इसको आप इतना समझ गए होंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? इसको करेंगे तो 75 के पहले 0 का कोई मतलब नहीं है, तो 75 माइनस 00 तो 75। क्या आएगा? 75 यहां पे आएगा। तो आया कितना? 4 प्लस में 75 बटे में 99 100। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 4 से ही 75 बटे में 99 100। यही हमारा क्या है? आंसर है। यही हमारा क्या है? आंसर है।
तो इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है 3.57 के ऊपर में बार प्लस 0.37 इसके ऊपर बार प्लस 5.23 इसके ऊपर बार को हल कीजिए, सॉल्व करिए। बताइए कितना आएगा। चलिए देखिए, तो हमने इसको जोड़ने का तरीका आपको बताया है। तो कैसे जोड़ेंगे इसको, यहां पे है 3.57। तो जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो यह 5 7 है उसको हम एक बार और लिख देंगे, 5 और 7 जिसके ऊपर बार होता है उसको हम एक बार और लिख देंगे। आगे है 0.37, तो इसके हम नीचे लिखेंगे 0.37 और 3 7 के ऊपर बार है तो इसको हम एक बार और लिख देंगे 3 और 7। उसके बाद है 5.23, 5.23 और 2 और 3। इतना आप इसको समझ गए होंगे। अब इसको हम क्या करना है, जोड़ देंगे। इसको हम जोड़ देंगे, तो जोड़ दीजिए। 7 7 14, 14 3 17 का 7 और कैरी में 1, 5 1 6, 6 3 9, 9 2 11 का 1 कैरी में 1, 7 1 8, 8 7 15, 15 3 18 कैरी 1, 5 1 6, 3 9 2 11 कैरी में 1, 3 1 4 और 5 4 9। तो कितना आ गया 9.18 और 17। यहां तो हमारा आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 9.18 और बार कितने पे था, तो बार 2 अंक पे था, तो यहां पे हम 2 अंक पे बार लगा देंगे। तो यहां पे 9 1 और 8 के ऊपर बार लगा देंगे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप इसको भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो दिया गया है 4.75 और इंटू में 4.75, उसके बाद इंटू में 4.75 और है माइनस 4.25 इंटू में 4.25 और इंटू में 4.25 बटे में है 4.75 इंटू में 4.75, उसके बाद है प्लस 4.75, उसके बाद इंटू, उसके बाद 4.25 प्लस 4.25 और इंटू में 4.25। इसको सॉल्व करना है। करिए इसको, बताइए कितना आएगा। चलिए देखिए, तो यहां पे अगर हम इसको ए मान लें और इसको बी मान लें, अगर इसको हम ए मान लें और इसको हम बी मान लें, तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, ए क्यू और माइनस में बी क्यू का।
फार्मूला हमारा बन जाएगा ए क्यू और माइनस बी क्यू। तो इसको हम खोलेंगे तो कितना आएगा, ए माइनस में बी, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस में ए बी और प्लस में बी स्क्वायर। ए क्यू माइनस बी क्यू का ये फार्मूला होता है। उसके बाद ये हमारा ऊपर वाला हो गया, नीचे वाला तो बटे में, यहां पे हम इसको अगर ए मानते हैं और इसको अगर हम बी मानते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर और प्लस में ए बी और प्लस में बी स्क्वायर, इतना हमारा आ जाएगा। तो यहां इसके बटे में लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस में ए बी और प्लस में बी स्क्वायर। इतना आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो करेंगे क्या, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ऊपर भी है और नीचे भी है, तो ये इससे कट जाएगा। तो बचेगा क्या, ए और माइनस में बी, बचा क्या, ए और माइनस में बी। तो ए की वैल्यू क्या है, 4.75। तो ए की वैल्यू है 4.75 माइनस, यहां पे माइनस है तो माइनस, बी की वैल्यू क्या है 4.25। तो यहां पे लिखेंगे 4.25। तो आया कितना, तो 0.50, माइनस करने पे क्या आएगा 0.50। तो इसका मतलब क्या होता है 50 बटे में 100, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, तो कितना आएगा 1/2। यही हमारा क्या है, आंसर है। यही हमारा क्या है, आंसर है। तो इसको आप समझ गए होंगे। तो उम्मीद है कि इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे और आप खुद कर पा रहे होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए तो दिया गया है 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99 प्लस 1/43 और प्लस में 1/195। करिए इसको हमको सॉल्व करना है, बताइए। चलिए देखिए, तो दिया गया है 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99 प्लस 1/143 प्लस 1/195। इसको हमको सॉल्व करना है। करिए इसको, बताइए कितना आएगा। चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम दो फैक्टर में तोड़ देंगे। 3 गुणे में 5, तो 3 × 5 = 15, इसका मतलब 15 है। इसको हम कर देंगे तो 5 गुणे में 7, 5 × 7 = 35। इसको हम कर देंगे 7 गुणे में 9, उसके बाद इसका कर देंगे तो 9 गुणे में 11, उसके बाद इसका कर देंगे तो 11 गुणे में 13, उसके बाद इसका करेंगे तो 13 गुणे में 15। इतना आप इसको कर देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो इसके बाद कितनी ये संख्या है, 1 2 3 4 5 6, कितनी संख्याएं हैं, 6 संख्याएं हैं। तो हम लिखेंगे 6 और बटे में जो इसका पहला फैक्टर है और जो इसका
लास्ट फैक्टर है उसको हम नीचे लिखेंगे। तो 3 और गुणे में 15, 3 और गुणे में 15। अब 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, और उसके बाद कितना आ गया 2/15। यही हमारा क्या है आंसर है, यही हमारा क्या है आंसर है। तो उम्मीद है कि इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है यदि किसी संख्या को उसके 11 सही 1/9% जोड़ने पर 800 प्राप्त होता है तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। अब आ गया है हमारा परसेंटेज का क्वेश्चन। करिए इसको, बताइए कितना आ रहा है। चलिए तो दिया है 11 सही 1/9%। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम फ्रैक्शन में तोड़ देंगे। तो फ्रैक्शन में कैसे तोड़ेंगे, 11 9 99, 99 100, तो 100 और बटे में 9। परसेंट हटाने के लिए क्या करेंगे, नीचे 100 से गुणा कर देंगे। तो 100 से 100 कट गया, तो कितना बचा 1/9। इतना आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो हम मान लेते हैं जो हमारी मूल संख्या है वो क्या है 9 है। जो मूल संख्या है वो क्या है 9 है। उसके बाद मूल संख्या में इसको जोड़ने पर 11 सही 1/9%। तो 9 का 11 सही 1/9% क्या है, तो 1 है। क्या है 1 है। तो 9 प्लस में 1 बराबर में 10। तो जोड़ने पर कितना हो जा रहा है 10 हो जा रहा है। तो क्वेश्चन कितना हो रहा है, तो 800 हो रहा है। क्वेश्चन कितना हो रहा है, तो 800 हो रहा है। तो 10 की वैल्यू बराबर है किसके, तो 800 के। हमको चाहिए क्या, मूल संख्या। मूल संख्या का हमने क्या माना है 9 माना है। हमको चाहिए 9 की वैल्यू। तो 800 बटे में 10 और गुणे में 9, गुणे में 9। अब इसको सॉल्व कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। 10 8 80 और 0, 9 8 72 और 0, कितना आ गया 720। यही हमारा क्या है आंसर, यही हमारा क्या है आंसर है। तो उम्मीद है कि आप इसको कर पा रहे होंगे, क्योंकि हमने इसको आपको सब पढ़ा दिया है कि कैसे करना होता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है किसी कर्मचारी की मजदूरी पहले 40% कम कर दी गई तथा उसके बाद 50% की वृद्धि हो गई, उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। बताइए इसको कितना आएगा। चलिए देखिए, तो हमने माना कि जो उसका मजदूरी है वो 100 है। वो क्या है 100 है। हमने माना उसकी मजदूरी क्या है 100 है। तो इसमें क्या हुआ 40% की कमी की गई। 40% की क्या की गई, कमी की गई। तो 100 में 40% की कमी मतलब 60।
मतलब 60। उसके बाद क्या हुआ, 50% की वृद्धि की गई, तो 60 का 50% क्या होगा, तो 60 गुणे में 50 और बटे में 100। 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 2 तिहाई 6 और 0 कितना आ गया 30। तो 50% की वृद्धि की गई, तो 60 में 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। इतना आप इसको समझ गए होंगे कि हमने माना कि उसकी मजदूरी कितना है 100 है, उसके बाद 40% की कमी कर दी गई, तो 100 में 40 कमी मतलब 60। उसके बाद क्या हुआ 50% की वृद्धि हुई, तो 60 का 50% कितना होता है 30 होता है, तो 60 में 30 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 90 आ जाएगा। अब हमको बताना है उसको लाभ हुआ कि हानि हुई, तो मजदूरी उसकी कितनी है 100 है, उसको मिल कितना रहा है 90, तो क्या होगा, तो 100 में 90 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 10% की हानि हो रही है, 10% की हानि हो रही है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल मतों का 40% मत मिले, वह 712 मतों से हार गया, तो बताइए जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मत प्राप्त हुआ। करिए इसको, बताइए कितना आएगा। चलिए देखिए, तो हमने माना कि टोटल मत कितना था 100 था, हमने माना कि उसका टोटल मत 100 था, और उसके बाद क्या हुआ 100 में 40% मत मिले किसको, एक उम्मीदवार को, और वह हार गया। तो जो हारने वाला था, जो लूजर था, उसको 40% मत मिले, तो 40% इसको मत मिले। तो जीतने वाले को कितना मिलेगा, तो जो विनर होगा उसको मिलेगा 60%, उसको मिलेगा कितना 60%। जो हारने वाला है अगर उसको 40% मिला है तो जीतने वाले को कितना मिलेगा 60%। तो हारने वाला इससे कितना मतों से हारा है, तो 60 माइनस में 40 कितना आ गया 20%। तो हारने वाला कितने मतों से हारा है, तो 20% मतों से हारा है। तो 20% की हमको वैल्यू दी गई है कितना 712, तो 20 बराबर है किसके 712 के। हमको चाहिए क्या कि जीतने वाला उम्मीदवार को कितना मत प्राप्त हुआ। जीतने वाला उम्मीदवार कितना वोट मिला था 60%, हमको चाहिए 60 की वैल्यू, हमको चाहिए 60 की वैल्यू। तो 712 और बटे में 20 गुणे में 60, गुणे में 60। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो 20 से करेंगे 20 तिहाई 60, तो गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, तो कितना आ गया 2136। यही जीतने वाला उम्मीदवार का टोटल मत है 2136। तो उम्मीद है किसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे और आप खुद कर पा रहे होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
दिया है एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है, वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। करिए, इसको बताइए कितना आएगा। चलिए देखिए, तो हमको इसमें विक्रय मूल्य दिया है, एसपी दिया है हमको कितना 450, एसपी दिया है 450, और इस पे क्या हो रहा है, उसको 25% की हानि हो रही है। तो 25% की हानि हो रही है, तो इसका विक्रय मूल्य कहां पे आएगा, 100 में 25 की कमी हो रही है, मतलब इसका विक्रय मूल्य कहां पे आएगा, 75 पे आएगा। विक्रय मूल्य कहां पे आएगा, 75 पे आएगा। और हमको चाहिए क्या, हमको 25% का लाभ चाहिए। 25% का लाभ मतलब 100 में 25 ज्यादा, मतलब 125% हमको चाहिए। तो हम 125 कहां लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। इसको आप इतना समझ गए होंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 25 तिया 75 और 25 से कम 25, और बचा कितना, तो 200, तो 25 अठे 200। अब उसके बाद 3 एकम 3 और 3 छका 18, कितना आ गया 125 गुणे में 6, तो कितना आएगा 6 25 30 का 0, कैरी 3, 6 दूनी 12 3 15 5, कैरी 1, 6 कम 6 1 7, कितना आ गया 750। तो उसको कितने मूल्य पर बेचना चाहिए, तो 750 रुपए में बेचना चाहिए, ताकि उसको 25% का लाभ हो। तो उम्मीद है कि इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर 624 रुपए है, यदि लाभ 40% है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। करिए, इसको बताइए कितना आएगा। चलिए देखिए, तो यहां हमको लाभ कितना है 40%, कितना है 40%। तो सबसे पहले इसको हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, तो कितना आएगा 2/5। 40% का फ्रैक्शन क्या होता है, 2/5। अगर हम इसको सीपी मान लेते हैं और इस पे लाभ हुआ है 40% का, 5 का 40% क्या है, तो 2 है, तो 5 और प्लस में 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा। हमारा क्रय मूल्य 5 है, तो उसमें अगर हम प्रॉफिट जोड़ देंगे तो क्या मिल जाता है हमको, तो हमको विक्रय मूल्य मिल जाता है। तो 5 में हमने 2 जोड़ दिया तो 7 हो गया, 7 हमारा क्या है, विक्रय मूल्य है। आगे दिया गया है वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सीपी कितना है, तो 5 है, विक्रय मूल्य कितना है, तो 7 है, तो अंतर कितने का है, तो 2 का है। अंतर कितने का है, 2 का है, और क्वेश्चन में अंतर कितने का है, 624 का है। तो 2 की वैल्यू बराबर है किसके, 624 के। हमको बताना क्या है, हमको बताना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कहां है, 5 पे है, हमको 5 की वैल्यू चाहिए। तो 624/2 और गुणे में 5, गुणे में 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, क्रय मूल्य मिलेगा। तो 2 से काटिए इसको, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया 312 और गुणे में 5। तो 5 दूनी 10 का 0, और 5 एकम 5 1 6, और 5 तिहाई 15, कितना आ गया 1560। यही हमारा क्या है, आंसर है। यही हमारा क्या है, आंसर है।
तो उम्मीद है कि इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है एक ट्रांजिस्टर का अंकित मूल्य 600 रुपए है। यदि उस पर 15% तथा 10% की दो क्रमिक छूट दी जाए तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बताइए कितना आएगा। चलिए देखिए, तो हमको यहां पे क्या दिया गया है, हमको दिया गया है अंकित मूल्य एमपी। तो एमपी बराबर क्या है 600 रुपया। और हमको क्या दिया गया है, डिस्काउंट दिया गया है 15% तथा 10%। अब हम निकाल क्या सकते हैं, तो हम विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं, विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो पहले रखेंगे क्रय मूल्य, पहले रखेंगे अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना है 600 और गुणे में पहली छूट कितने की है, तो 15% की। तो 15% का मतलब क्या है, 100 में 15 की कमी। तो कितना आएगा इसका 85 आएगा। विक्रय मूल्य कहां पे आएगा 85 पे आएगा। अंकित मूल्य कहां मिलता है 100 पे मिलता है। उसके बाद दूसरा छूट कितने का है, तो 10% का है। 10% छूट का मतलब 100 में 10 की कमी। तो विक्रय मूल्य कहां पे आएगा 90 पे आएगा, नीचे में 100 आएगा। इसको आप इतना समझ गए होंगे। उसके बाद आप इसको सॉल्व कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा विक्रय मूल्य मिल जाएगा। चलिए करिए, 100 से काटिए, 100 चक्का 600। उसके बाद 0 से 0 कट गया, 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 से कम 5 और बचा 5 फते 35, कितना आ गया 17। 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, कितना आया 3 गुणे में 17 और गुणे में 9। तो 17 त्रिक 51 और 51 गुणे में 9, 9 एकम 9, 9 पचे 45, कितना आ गया 459। यही 459 हमारा क्या है आंसर है। यही 459 क्या है हमारा आंसर है। इतना आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 12:15 हो तो लाभ प्रतिशत कितना है। बताइए इसको। चलिए देखिए, तो दिया है क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है 12:15, 12:15। बताना क्या है हमको कि लाभ परसेंट कितना है। तो कितने का लाभ हुआ है, तो 3 का लाभ हुआ है। तो प्रॉफिट बराबर 3, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर 3 बटे में किस पे हुआ है 12 पे हुआ है, क्रय मूल्य पे हुआ है, गुणे में 100, गुणे में 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 एकम 3, 3 चौका 12, 4 करेंगे तो 25 बार में कितना आ गया 25%। यही हमारा क्या है आंसर है। यही हमारा क्या है आंसर है। तो उम्मीद है कि इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है 7 लगातार आने वाली प्राकृतिक संख्याओं का औसत n है। यदि अगली 3 प्राकृतिक संख्याओं को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो इन 10 संख्याओं का औसत n संख्या से कितना अधिक हो जाएगा, बताइए इसको। चलिए देखिए, तो हम मान लेते हैं जो 7 लगातार आने वाली प्राकृतिक संख्या है वो क्या है, 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7। हम मान लिए कि हमारी जो 7 प्राकृतिक संख्याएं हैं वो क्या है, 2 3 4 5 6 7 और 8 हैं। तो और इनका औसत क्या है, n है। तो औसत कहां होता है, n होता है कब, जब संख्या क्रमागत हो। जैसे ये है, इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 1 है, तो औसत क्या होगा, बीच वाला होगा। तो बीच कौन सा है, तो ये है, तो इसका औसत क्या है, n है। इसका औसत क्या है, n है। आगे दिया गया है यदि अगली 3 प्राकृतिक संख्याओं को भी सम्मिलित कर लिया जाए, तो इसमें 3 प्राकृतिक संख्याओं को और हमको ऐड करना है। तो देखिए 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारी 7 है, 3 हमको और ऐड करना है, तो 9 और 10 और 11। अब कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब हो गई 10 हो गई। हमको बताना क्या है कि इन 10 संख्याओं का औसत संख्या n से कितना अधिक हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका औसत निकालेंगे, उसके बाद दोनों का अंतर निकालेंगे। तो ये क्या है, क्रमागत संख्या है, तो एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज बराबर पहला पद और आखिरी पद बटे में 2। तो पहला पद क्या है, तो 2 है, आखिरी पद क्या है, तो 11 है, बटे में 2, बटे में 2। तो जोड़ देंगे 11 2 13 बटे में 2, कितना आ गया, 13 और बटे में 2 आ गया। तो इसको भाग करेंगे तो 2 6 12 और 5, कितना आ गया, 6.5 आ गया। इसका औसत कितना आ गया, 6.5। इतना आप इसको समझ गए होंगे। अब हमको क्या बताना है कि ये इससे कितना अधिक है, ये वाला औसत इस वाले औसत से कितना अधिक है। तो क्या करेंगे, हम 5 को इसमें माइनस कर देंगे, हम 5 को इसमें माइनस कर देंगे, तो 6.5 और माइनस में 5, तो कितना आएगा, तो आएगा 6 में 5 गए 1.5। यही क्या है, हमारा आंसर है, यही हमारा क्या है, आंसर है। तो उम्मीद है कि आप इसको भी समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत कितना है। करिए इसको, बताइए कितना आएगा। चलिए देखिए, तो दिया है 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है किसके, 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। इतना आप इसको समझ गए होंगे अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तब। तो बताना क्या है, तो लाभ प्रतिशत कितना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको काट देंगे, 5 से काटेंगे, 5 तिहाई 15 और 5 चौका 20। तो सीपी और एसपी का अनुपात कितना आएगा, तो 3 और बटे में 4।
अगर सीपी 3 है तो एसपी क्या है 4 है, एसपी क्या है 4 है। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो प्रॉफिट 1 का हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है 1 का। तो हमको बताना है प्रॉफिट परसेंट। तो 1 बटे में क्रय मूल्य कितना है 3 गुणे में 100 कितना आ गया 100 बटे में 3, 100 बटे में 3 तो कितना आएगा, तो 100 3 से करेंगे 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 सही कितना आएगा 33.33%। यही हमारा क्या है आंसर है। या इसको आप लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद है कि इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया है एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 6,750 रुपए में बेची। यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता तो इसका विक्रय मूल्य कितना होता, बताइए इसको। चलिए देखिए, तो हम इसको कैसे लिखेंगे। यहां पे विक्रय मूल्य कितना है 6,750, ये क्या है विक्रय मूल्य है। उसके बाद विक्रय मूल्य के बारे में जो बताएगा वो नीचे, जो हमको चाहिए वो ऊपर। इतना आप इसको समझ रहे होंगे। तो हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए विक्रय मूल्य चाहिए। तो इसके बारे में क्या बता रहा है 25% की हानि बता रही है। तो 100 में 25% की हानि मतलब 75 पे। तो इसका विक्रय मूल्य कहां पे आएगा 75 पे आएगा। हमको चाहिए क्या, हमको 15% का लाभ चाहिए। तो 15% लाभ का मतलब 115, हमको चाहिए 115% की वैल्यू। अब इसको सॉल्व करेंगे तो उसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए करिए इसको। तो 25 3 75, 25 से करेंगे 25 दूना 50। आप इसको भाग दे दीजिए 6 7 5 0 को 25 से भाग देंगे तो कितना आएगा 25 दूना 50, 7 6 5 गया 1 और ये तो 25 7 175 कितना आ गया 0, यहां पे 0 कितना आ गया 270। इतना आप इसको समझ गए होंगे। उसके बाद फिर काट देंगे 3 से काटेंगे 3 9 27, यहां पे आ गया 0। तो आप क्या करेंगे 90 और गुणे में 115 तो गुणा कर देंगे 9 25 45 का 5 कैरी में 4, 9 एकम 9 9 4 13 का 3 कैरी में 1, 9 एकम 9 9 1 10 और यहाँ पे 0 कितना आ गया 10,350। यही हमारा क्या है आंसर है। यही हमारा क्या है आंसर है। तो उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है एक वस्तु को बेचने पर दुकानदार को विक्रय मूल्य पर 10% का लाभ होता है तो उसका लाभ परसेंट क्या है। चलिए तो यहां पे लाभ दिया है कितना 10%। ये क्या है लाभ विक्रय मूल्य पे है। तो 10% बराबर 1/10। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/10। तो इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम विक्रय मूल्य मानेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि लाभ हुआ है विक्रय मूल्य पे। अब 10 पे 10 का लाभ हुआ है मतलब 1 का लाभ हुआ है। तो इसका जो क्रय मूल्य होगा वो कहां पे होगा 10 - 1 बराबर 9 पे होगा। कितना होगा इसका क्रय मूल्य, इसका क्रय मूल्य 9 होगा।
इतना आप इसको अच्छे से समझ के होंगे कि अगर क्रय मूल्य 9 है उसके बाद प्रॉफिट 1 है तो विक्रय मूल्य कितना होगा 10 होगा। इतना आप समझ गए होंगे। तो आगे है कि उसका लाभ परसेंट क्या होगा, मतलब क्रय मूल्य पर उसका लाभ क्या होगा। तो लाभ कितने का हो रहा है, तो 10 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना लाभ हो रहा है, तो 1 का लाभ हो रहा है। और परसेंट हमको बताना है, तो परसेंट बराबर 1 बटे में किस पे लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है 9 है और गुणे में 100, तो 100 बटे में 9 तो कितना आएगा 11 सही 1 बटे 9%। यही हमारा क्या है, यही हमारा आंसर है, यही हमारा क्या है आंसर है। तो चलिए आज का टेस्ट हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आप जितने भी क्वेश्चन हमने कराए उसको आप अच्छे से कर पाए होंगे, क्योंकि हमने आपको ये सब क्वेश्चन आपको करा दिए हैं और समझा दिए हैं कि ये सब कैसे होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप कमेंट करके हमको बताइएगा। तो चलिए, तो फिर कल हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। तो चलिए फिर कल मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।